हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। हम प्रीवियस क्लास में जो अभी बोर्ड पे मैंने ड्रॉ कर रखा है वो अच्छे से रीड कर चुके हैं, हम इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। पर प्रेजेंट क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट लगातार काम आएगा, इसीलिए प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करके ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि एटम में क्या होती है, एटम में ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं। एटम में क्या होता है बेटा, एटम में ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होती है, सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्बिट जो होती है उसको अपन एन बोलते हैं, ये एस पी डी एफ है। और तो किसी भी एटम में ये एन 1 2 3 4 ऑर्बिट हो गई। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होती है एस, सेकंड ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट होती है एस एन पी, और थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होती है एस पी डी, फोर्थ ऑर्बिट में एस पी डी एफ 4 सब ऑर्बिट्स होती है। इन ऑर्बिट्स को हम मेन एनर्जी लेवल और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, यानी KLMN is also called energy levels and SPDF is also called सब एनर्जी लेवल्स। SPDF को हम क्या बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और फिर S सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है, P सब ऑर्बिट में 3p ऑर्बिटल है, और D सब ऑर्बिट के अंदर 5d ऑर्बिटल्स हैं, और F सब ऑर्बिट के अंदर 7d ऑर्बिटल्स हैं। डिटेल में नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ऑर्बिटल इज द 3d स्पेस इन द एटम और अराउंड न्यूक्लियस where maximum probability to finding electrons। ऑर्बिटल एटम में वो 3d वॉल्यूम है या 3d स्पेस है, वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस सबसे ज्यादा हैं, उसी जगह को अपन ऑर्बिटल कहते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ऑर्बिटल इज अ 3d स्पेस इन द एटम वेयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से एक सिटी के अंदर किसी पर्सन को हम ढूंढते हैं तो उसके ऑफिस में जाके ढूंढते हैं, मतलब अगर हमको किसी पर्सन से मिलना है तो उसके चेंबर तक पहुंचना पड़ेगा। आपको अगर मेरे से मिलना है तो मैं इस क्लासरूम में हूं, तो आपको सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, मेरी सिटी में आना पड़ेगा। आप मेरी सिटी में आ गए, यानी मेरे एटम में आ गए। सिटी में आने के बाद आप मेरी कॉलोनी में आएंगे, यानी ऑर्बिट में आ गए। और फिर उसके बाद कॉलोनी में आने के बाद मेरे मकान पे आएंगे, मेरे हाउस पे आएंगे, यानी मेरे सब ऑर्बिट में आएंगे। और उसके बाद मेरे रूम में आएंगे, ऑर्बिटल में आएंगे, और मुझसे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि एटम सिटी है, ऑर्बिट कॉलोनी है, सब ऑर्बिट हाउस है, ऑर्बिटल रूम है, इलेक्ट्रॉन पर्सन है। तो किसी भी पर्सन के मिलने की चांस सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, वो उसके रूम में। इसी तरह से किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के मिलने के सबसे ज्यादा चांस कहाँ होंगे, उसके ऑर्बिटल में। उसके ऑर्बिटल में मिलने के सबसे ज्यादा चांस होंगे। तो फिर मैंने आपको बताया था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स। तो हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट 1 है, ये एक्साइटेड स्टेट 2 है, ये एक्साइटेड स्टेट 3 है। दिस इज ग्राउंड स्टेट। सेकंड ऑर्बिट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट 1, थर्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट सेकंड, फोर्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट थर्ड। अब इसके अंदर वापस ये हो गए प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, मेन एनर्जी लेवल्स 1 2 3 4। अब इसमें ये सब एनर्जी लेवल्स हैं।
S न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो S की एनर्जी कम होगी, P की ज्यादा होगी। इसी तरह से S P D में S की कम, उससे ज्यादा P, उससे ज्यादा D। यहाँ पर S से ज्यादा P से ज्यादा D से ज्यादा F, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो हम इन SPDFs को सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और फिर मैंने कहा था कि ये जो ऑर्बिटल्स है, P सब ऑर्बिट, यानी P एक ऐसा हाउस है जिसमें 3 रूम है, D एक ऐसा हाउस है जिसमें 5 रूम है, F एक ऐसा हाउस है जिसमें 7 रूम्स हैं। तो P में 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनको अपन Px, Pz, Py से डिनोट करते हैं। X, Y, Z उसके ओरिएंटेशन को बताती है, एटम में किस एक्सिस पर एटम के अराउंड ये तीनों एक दूसरे से 90 के एंगल पर होते हैं, इसलिए एक को Px, एक को Py, एक को Pz कहते हैं। मैंने क्या कहा था आपको प्रीवियस क्लास में कि Z एक्सिस हमेशा बीच में लिखते हैं, ये कन्वेंशन है, रूल है। जैसे रेड लाइट के अंदर अपन चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, ग्रीन में चले जाते हैं, तो जो रूल बना हुआ है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो Px, Pz, Py लेते हैं हम यहाँ। ये प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका है, वो देखो क्लास अगर डिटेल देखनी है तो। अब ये तीनों न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये तीनों जब न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है तो इन पे तीनों पे फोर्स सेम काम करेगा, तो तीनों की एनर्जी सेम हो जाएगी। तो इनकी तीनों की एनर्जी सेम है तो इनको डीजनरेट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हम उनको कहते हैं जिनकी एनर्जी आपस में सेम हो। Px, Pz, Py इनकी एनर्जी आपस में सेम है तो हम इनको डीजनरेट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। D के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। F के अंदर 7 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। डीजनरेट एनर्जी लेवल्स का मतलब है जिनकी एनर्जी आपस में सेम हो। तो यहाँ आपस में सेम एनर्जी लेवल्स कितने हैं? 7। यहाँ आपस में सेम एनर्जी लेवल्स कितने हैं? 5। यहाँ आपस में सेम एनर्जी लेवल्स कितने हैं? 3। यहाँ आपस में सेम एनर्जी लेवल्स कितने हैं? 0, क्योंकि ये अकेला है। इसीलिए अपन S में बोलते हैं डीजनरेट एनर्जी लेवल 0, P में डीजनरेट एनर्जी लेवल 3, D में डीजनरेट एनर्जी लेवल 5 और F में डीजनरेट एनर्जी लेवल 7। तो मैंने ये प्रीवियस क्लास का आपको थोड़ा रिव्यू दिया क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो जो क्वांटम नंबर है उस क्वांटम नंबर में इसी डायग्राम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वांटम नंबर देखो बेटा, क्वांटम नंबर 4 टाइप के हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट के लिए है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो सब ऑर्बिट के लिए है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के लिए है, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन 2 तरह से रोटेट करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी करता है, और अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है। चलो, और जब वो रोटेट करता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। खैर, सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या कहा, आप वापस ध्यान दो। 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका जो सिंबल है बेटा, इसका जो सिंबल है वो n है, सिंबल n है। और ये किसके लिए है, ये किसको बताता है? फॉर ऑर्बिट। इट इज फॉर ऑर्बिट और मेन एनर्जी लेवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये मेन एनर्जी लेवल को बताता है या फिर ऑर्बिट को बताता है। इसकी वैल्यूज है n = 1, 2, 3, 4, 5 इंफाइनाइट। n की वैल्यू 1 है तो हम उसको K शेल भी बोलते हैं, K, L, M, N, O। खैर, ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं, तो ऑर्बिट को शेल भी बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इंफाइनाइट। और ये बोर ऑर्बिट्स भी कहते हैं, इनको बोर ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और इसको अपन n से डिनोट करते हैं।
और ये न्यूक्लियस से जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं इनकी एनर्जी बढ़ती जाती है, फर्स्ट ऑर्बिट लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर होता है। अब आप ध्यान दें बेटा, किसी ऑर्बिट के अंदर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं कि एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन के होते हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन इसीलिए नहीं आ पाता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो जब अब लाइक रोटेशन वाले यानी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे ब्लू वाला क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरा मेरे हाथ में ब्लू ही है, ये भी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जाएगा तो दोनों ब्लू एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो पहले से प्रेजेंट ब्लू इलेक्ट्रॉन है यानी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, वो आने वाले नए क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन यानी इस ब्लू वाले को अंदर एंटर ही नहीं होने देगा ड्यू टू रिपल्शन फोर्स। इस वजह से एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आते हैं। खैर, अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें अगर हम एक ऑर्बिटल में तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन गिवन ऑर्बिट, नंबर 1। अब ऑर्बिट में क्या होती है? सब ऑर्बिट होती है, तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन गिवन ऑर्बिट। सेकंड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सब ऑर्बिट्स है, इन गिवन ऑर्बिट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन ऑर्बिट। हम जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्बिट की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स इन गिवन ऑर्बिट। तो इसका आंसर क्या होगा? n के टर्म में n के टर्म में n। कैसे? अभी क्लियर कर रहा हूं, ये देख लो। जैसे n इक्वल्स टू 1 है तो सब ऑर्बिट 1 है s, n इक्वल्स टू 2 है तो सब ऑर्बिट 2 है s एंड t, n इक्वल्स टू 3 है तो सब ऑर्बिट s p एंड d है 3 है, n इक्वल्स टू 4 है तो सब ऑर्बिट 1 2 3 4 है। तो जो n की वैल्यू होगी उतने ही सब ऑर्बिट होंगे। आपसे कोई पूछे कि n इक्वल्स टू 4 में कितने सब ऑर्बिट होंगे, अगर n की वैल्यू 4 है तो सब ऑर्बिट भी कितने होंगे? 4। कौन सा है? SPDF। n इक्वल्स टू 5 है तो n इक्वल्स टू क्या है बेटा? n इक्वल्स टू 5 है तो सब ऑर्बिट क्या हो जाएंगे? S P D F G। अब G डिस्कवर नहीं हुआ है पर हम ये मानते हैं कि हो सकता है आगे डिस्कवर हो जाए। देखो, कोई एरा ऐसा भी तो होगा जब खाली S और P ब्लॉक एलिमेंट ही नॉन हुए होंगे। यूं थोड़ी कि 118 या 120 एलिमेंट पहले दिन से ही हमारे पास थे। आज से 1000 साल पहले ही हमारे को डिस्कवर हो चुके थे और हमने पीरियोडिक टेबल बना ली थी। ऐसा तो ही नहीं। प्रोग्रेस लगातार चलती रहती है, धीरे धीरे एडवांसमेंट बढ़ता जाता है और नई नई चीजें डिस्कवर होती जाती है। तो इतनी विजन अब हमारी क्लियर हो गई है तो हम क्या बोलते हैं, इस यूनिवर्स में एलिमेंट कितने? इनफाइनाइट। ठीक है, हमने डिस्कवर 120 किए हैं तो क्या हुआ? ठीक है ना, कोई जमाना ऐसा भी था जब 15-20 एलिमेंट ही नॉन थे, तो उस समय हम ये थोड़ी बोलते होंगे कि खाली इस यूनिवर्स में 20 एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए हम आगे से आगे फिर S P D F G इस तरह से हमने अज्यूम कर रखे हैं। तो D सब ऑर्बिट, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताओ D सब ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, तो हम बोलेंगे थर्ड से। वो फर्स्ट ऑर्बिट बताओ जहां से D सब ऑर्बिट स्टार्ट होता है, तो n इक्वल्स टू 3। वो फर्स्ट सब ऑर्बिट बताओ, वो फर्स्ट सब ऑर्बिट बताओ, वो फर्स्ट सब ऑर्बिट बताओ, वो फर्स्ट सब एनर्जी लेवल बताओ। सॉरी वापस मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। वो सब ऑर्बिट
वो ऑर्बिट बताओ जहां से डी सब ऑर्बिट स्टार्ट होता हो, वो ऑर्बिट बताओ जहां से डी सब ऑर्बिट स्टार्ट होता हो, तो n की वैल्यू 3 होगी। इसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि f सब ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, तो 4 से। p सब ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, n = 2 से। g सब ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट से स्टार्ट होगा, वो कौन सी पहली ऑर्बिट है जहां पर हमको g नजर आएगा, g सब ऑर्बिट नजर आएगा 5 से। वो कौन सी फर्स्ट ऑर्बिट है जहां से हमको d सब ऑर्बिट नजर आएगा 3rd। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिटिव में, इवन देन एनसीईआरटी में भी हैं। तो जो n की वैल्यू है उतने ही सब ऑर्बिट्स हैं। दूसरा देखो बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट n²। तो 1 2 3 4, तो ये 4 ऑर्बिटल्स हो गए बेटा। कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 4 ऑर्बिटल्स हो गए। क्योंकि n देखो, इस n का स्क्वायर 1, तो 1 ऑर्बिटल, या n का स्क्वायर करूंगा तो 4, 1 2 3 4, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। अब मैं यहाँ n का स्क्वायर करूंगा तो 9, 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 5 d ऑर्बिटल्स। अगर मैं यहाँ n का स्क्वायर करूं तो 16, तो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक गड़बड़ कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, मैंने मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। तो टोटल मिला के s में 1 ऑर्बिटल है, p में 3 है, d में 5 है, f में 7 है। तो आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट इज n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट इज n²। फिर ध्यान दो, अब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 2n²। जितने ऑर्बिटल है उसकी डबल कर दो। जैसे यहाँ 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया। इसी तरह से तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम किसी भी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिट में ऑर्बिटल निकालने हो तो हमको n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो हमको n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हमको n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बोर थ्योरी की बात करें तो बोर एटॉमिक थ्योरी तो n को ही बता रही है। बोर ने मेन तो ऑर्बिट का कंसेप्ट क्लियर किया था। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो mvr इक्वल्स टू क्या होता है? nh/2π। तो इसमें भी n काम आ रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फाइंड आउट करें 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकंड, या 8 होगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ एटम निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो आप देख लो, अगर हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमको किसकी जरूरत है? n की जरूरत है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं -13.6 इंटू z²/n², z क्या है? एटॉमिक नंबर, तो हमको n चाहिए। हम इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर, तो हमको उसकी n चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ एटम और डिस्टेंस r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर भी n चाहिए, और ये यूनिट है एंगस्ट्रॉम में। तो आप देख लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की।
और अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? देखो बेटा, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है एल, स्मॉल एल। और ये किसके लिए होती है? इट इज फॉर ऑर्बिट, इट इज फॉर सब ऑर्बिट, इट इज फॉर सब ऑर्बिट। ये सब ऑर्बिट के लिए होती है, या फिर सब ऑर्बिट को हम सब शेल भी कहते हैं, सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इसको हम सब ऑर्बिट भी कहते हैं, सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर सिंबल एल, इट इज फॉर सब ऑर्बिट और सब एनर्जी लेवल। और ये सब ऑर्बिट और सब एनर्जी लेवल्स क्या हैं? SPDF। ठीक है, ये क्या हो गए? सब ऑर्बिट्स क्या हो गए? SPDF। तो ये आपको मालूम है, SPDF हो गया। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, यहां पर L की वैल्यू हमने क्या ली है? समझ में आ जाएगी बात। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 आगे जाएगा, यानी L की वैल्यू 0 से। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 0 क्यों ली? आप अभी शांति से देखो बेटा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये सारे अजम्पशन हैं, ठीक है। एक बार मैं चारों क्वांटम नंबर पढ़ा दूं, फिर चारों क्वांटम नंबर को मर्ज करके जब मैं इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा ना, तो उस समय ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीजें आगे अपने आप रास्ते पे बढ़ते बढ़ते समझ में आ जाती है, यानी पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़े अड़िंग होते हैं, वो उसी समय सोचते हैं ये कैसे आया, तो वो क्या होता है, आगे बढ़ ही नहीं पड़ते हैं। और यहाँ पर आप कितना भी सोचो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट करूंगा और उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से जैसे ही मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपको लगेगा हाँ अब समझ में आ गया सर। फिर आपको लगेगा क्यों हमने अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी रखी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ली हुई है। जब L की वैल्यू 0 होती, S के लिए L की वैल्यू 0 लेते हैं। S के लिए क्यों मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर रुको। S के लिए L की वैल्यू 0 लेते हैं। S की वैल्यू P के लिए L की वैल्यू 1 लेते हैं। D के लिए L की वैल्यू 2 लेते हैं। F के लिए L की वैल्यू 3 लेते हैं। जैसे L की वैल्यू, अगर मैं ये बात करूं कि यहां L की वैल्यू क्या आएगी? 0। ये यहां L की वैल्यू कितनी आएगी? 0 एंड 1। यहां L की वैल्यू क्या आएगी? S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2। यहां पर क्या आ जाएगा? L की वैल्यू 0, S के लिए ये 1, ये 2 और ये 3। यानी अगर आपको कोई पूछे कि फोर्थ ऑर्बिट में L की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 0, 1, 2, 3। थर्ड ऑर्बिट में L की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 0, 1, 2। सेकंड ऑर्बिट में L की ये कैपिटल L है, ये स्मॉल l है बेटा। ये कैपिटल L तो सब ऑर्बिट को नहीं बता रहा है, ये कैपिटल L शेल को बता रहा है और सेकंड ऑर्बिट को बता रहा है। स्मॉल l किसको बता रहा है? स्मॉल l बता रहा है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को। तो यहां पर L की वैल्यू 0 और 1 समझ में आ गया। तो फर्स्ट, अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही सब ऑर्बिट है S। 0 का मतलब 0 इज द वैल्यू, 0 का मतलब नील से नहीं है, यह 0 एक वैल्यू के फॉर्म में देखना है। 0 की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, मतलब 0 एक वैल्यू है यहां पर, ठीक है। 0 को नील से कंपेयर मत करना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में L की वैल्यू कितनी होगी? फर्स्ट ऑर्बिट में L की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। वो कौन सी होगी? 0। चलो सेकंड ऑर्बिट में L की वैल्यू कितनी होगी? सेकंड ऑर्बिट में L की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। और वो कौन सी होगी? 0 एंड 1। थर्ड ऑर्बिट में L की वैल्यू कितनी होगी? थर्ड ऑर्बिट में L की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। 3 कौन सी होगी?
0 1 2। जैसे मैं बोलूं क्लास के अंदर कितने बच्चे आए हैं, तो आप बोलोगे सर क्लास में आज 5 बच्चे हैं। ठीक है, ये तो नंबर आपने टोटल बताया। मैं बोलूंगा कौन है कि कौन कौन आए हैं, तो दिनेश, महेश, रमेश, दीपक, सुरेश, ये 5। तो इसी तरह से मैं ये पूछूं कि n=3 में l की कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है। एक s के लिए, एक p के लिए, एक d के लिए। तो l के लिए क्या है? 0, p के लिए क्या है? 1, d के लिए क्या है? 2। तो n=3 में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कितने होंगे? l=3 में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कितने होंगे? l=3 में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कितने होंगे? तो l=3 में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 3 होंगे, 3 होंगे। कौन से होंगे? 0 1 2। अब मैं अगर पूछूं कि l=4 में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कितने होंगे? यानी l=4 में, तो n=4 में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कितने होंगे? तो n=4 में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर होंगे 4, क्योंकि 4 सब ऑर्बिट है। n=4 में कितने एज़ीमुथल क्वांटम नंबर? तो l=4 में n=4 में l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3। ये l की वैल्यू लिखी है इसकी। आगे बात समझ में? तो n=4 में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कितने? 4, 1 2 3 4। n=4 में l की कितनी वैल्यू? 4, 1 2 3 4। तो n=4 में l की वैल्यू 4। क्यों? क्योंकि 4 सब ऑर्बिट है, s p d f। तो 4 वैल्यूज हैं। कौन सी है वो वैल्यूज? 0 1 2 3। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत बार रिपीट हो गई ये बात। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं, और सब ऑर्बिट को जिस क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं वो कौन सी हो गई? एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अब क्या होगा बेटा, देखो, अब नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब ऑर्बिट। एक चीज तो ये आ गई बेटा। दूसरा आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सब ऑर्बिट। दो चीजें हो गई, क्योंकि ऑर्बिट में सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल। लेकिन अब अपन आ गए मकानों पर, हाउस पर, सब ऑर्बिट्स पर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सब ऑर्बिट। तो यहां पर ये क्या होगा, देखो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, ध्यान देना। इसका जो फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब ऑर्बिट इज 12 + 1। एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले समझो। पहले फॉर्मूला लिखूंगा फिर मैं समझाऊंगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सब ऑर्बिट इज 12 + 1, और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सब ऑर्बिट इज, जितने ऑर्बिटल हैं उसके डबल कर दो। तो ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं? ऑर्बिटल आ रहे हैं 12 + 1। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 2 × 12 + 1। अच्छा, बच्चे बोल रहे सर ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल बता रहा हूं, अभी 2 मिनट लगते हैं बेटा। मैंने क्या कहा, जिस बच्चे में पेशेंस है वो 100% आगे बढ़ जाएगा, उसको साइंस कभी परेशान नहीं करेगी। ये देखो मैंने कहा, क्या कहा? 12 + 1। अब इसमें क्योंकि कुछ चीजें आगे अपने आप बढ़ते बढ़ते समझ में आती है, कुछ पॉइंट एग्जांपल देते ही समझ में आ जाता है। अब मैं कह रहा हूं किसी भी सब ऑर्बिट में ये क्या है? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। ये है नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
इन गिवन सब ऑर्बिट। तो चलो मेरे को एस में निकालना है, एस पी डी एफ। तो एस में कितना ऑर्बिटल है? 1 दिख ही रहा है, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। अब इस फॉर्मूले से निकाल के देख लें। अगर मेरे को एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं, अगर मेरे को एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, तो मैं यहाँ एल की वैल्यू क्या डालूंगा? यहाँ एल की वैल्यू 0 डालूंगा। और जैसे मैंने यहाँ एल की वैल्यू 0 डाला तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ गया? 1 आ गया। अब अगर मेरे को p सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं, तो इस फॉर्मूले में l की वैल्यू क्या डालूंगा? 1 डालूंगा मैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो मेरे को यहाँ l की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी। और अगर मैं d की बात करूंगा तो l की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी? यहाँ l की वैल्यू मेरे को 2 डालनी पड़ेगी। अगर मैं l 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5। और अगर मैं यहाँ l की वैल्यू 3 रख दूं तो मैं f सब ऑर्बिट में निकाल लूंगा। अगर मेरे को f सब ऑर्बिट में, अगर मुझे f सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, अगर मुझे f सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, तो यहाँ l की वैल्यू क्या रखूंगा? 3। तो मैं इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लूंगा। यानी s में ऑर्बिटल निकालने हैं तो l की वैल्यू यहाँ 0 रखो, p में निकालने हैं तो l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है? 1, तो ये वाली 1 वैल्यू इधर रख दी। d के लिए निकालनी है तो l की वैल्यू 2 रखनी है। f के लिए रखना है तो l की वैल्यू 3 रखनी है। और इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं बेटा, तो अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो समझ गए अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का मतलब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्योंकि जितने ऑर्बिटल होते हैं उसके डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इसलिए डबल कर दिया। तो ये एज़ीमुथल क्वांटम नंबर आई थिंक आपको समझ में आ गया। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर मतलब सब ऑर्बिट्स के लिए दी हुई वैल्यू है। अब मैंने कहा ना ये 0 1 2 3 4 क्यों, तो ये भी कंसेप्ट अभी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो पाए, क्योंकि मेरी क्लास की भी एक लिमिटेशन होती है कि अपन एक साथ 2-2 घंटे क्लास नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा, जो स्टूडेंट पेशेंस जिसमें पेशेंस है वो विनर है, और जिसमें पेशेंस नहीं है तो वो तो वैसे भी लाइफ में भी विनर नहीं बनता है, क्योंकि पेशेंस हर चीज समय से मिलती है बेटा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अब ध्यान दो बेटा, अब ये हो गया हमारा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा नेक्स्ट आ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके लिए होता है? देखो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसका जो सिंबल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो हम सिंबल लेते हैं वो लेते हैं स्मॉल m। ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके लिए है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, जैसे ध्यान से समझना बेटा, ओरिएंटेशन को समझा रहा हूं। जैसे ओरिएंटेशन का मतलब डायमेंशन ही हो गया कि वो 3D में किस जगह है। ठीक है ना? जैसे अभी यहां पर भी जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं तो मेरे कैमरे का एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है, मेरा एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है, फैन का एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है, यानी स्पेस में एक पर्टिकुलर स्पेस पर है, पर्टिकुलर पॉइंट पर है, पर्टिकुलर डायरेक्शन पर है। ठीक है? तो ओरिएंटेशन ये किस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली ऑर्बिटल्स के लिए होती है। किसके लिए होती है? ऑर्बिटल्स के लिए होती है। और ये साथ में ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बताता है। एक साथ दो इसकी एप्लीकेशन है, दोनों क्लियर कर रहा हूं। ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन
दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म हैं। जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन यहां पर है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। इलेक्ट्रॉन यहां पर है px में, तो हम बोलेंगे इसका ओरिएंटेशन px है, यानी वो x डायमेंशन पर है। या जैसे इन तीनों इन टोटल मिला के हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही इतने हैं, 1 2 3 4 5। तो सपोज करो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन px में है, यानी x डायमेंशन पर है। ये pz में है, ये py में है। ओरिएंटेशन का मतलब 3D में इलेक्ट्रॉन किन डायमेंशन पर सेट है, किस पोजीशन पर सेट है। तो जहां हकीकत में देखा जाए तो जहां ऑर्बिटल होता है बेटा वही इलेक्ट्रॉन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन होता है वही ऑर्बिटल होता है, जहां ऑर्बिटल होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन होता है वही ऑर्बिटल होता है। तो ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब जहां इलेक्ट्रॉन है वही ऑर्बिटल है, जैसे जहां पर्सन है वही रूम है, जहां रूम है वही पर्सन है। आप देख लो, मेरे को कोई ढूंढने आएगा तो मैं इस क्लासरूम में तो अवेलेबल हूं, रूम में तो अवेलेबल हूं। तो जहां आहूजा सर है वही आहूजा सर का रूम है, और जहां आहूजा सर का रूम है वही आहूजा सर है, दोनों बात एक ही है। तो जहां ऑर्बिटल है वही इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉन है वही ऑर्बिटल है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन, और ऑर्बिटल को ही ओरिएंटेशन बोल सकते हैं अपन। तो जितने ओरिएंटेशन है उतने ही ऑर्बिटल है। तो जैसे एस में इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन कितने होंगे, 1 होगा, तो 1 ऑर्बिटल है। पी में इलेक्ट्रॉन्स के 3 ओरिएंटेशन होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। डी में 5 ओरिएंटेशन होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि जितने ऑर्बिटल्स हैं उतने ही ओरिएंटेशन है। तो मुझे बताओ एस में कितने, एस में, अच्छा, और एक पॉइंट और डिस्कस करना भूल गया। तो एक बार आपको ये तो क्लियर हो गया ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन क्या है। अब अपन बोल रहे थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल m है, तो ये ऑर्बिटल्स के लिए है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके लिए दिए जाते हैं, किसके लिए दिए जाते हैं, ऑर्बिटल्स के लिए दिए जाते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके लिए दिए जाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के लिए दिए जाते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके लिए दिए जाते हैं, ऑर्बिटल्स के लिए। चलो अब मेरा क्वेश्चन है, चलो एक बार आपसे मुझे बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके लिए दिए जाते हैं। तो आप बोलोगे सर ऑर्बिट के लिए। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि एज़ोमुथल क्वांटम नंबर किसके लिए दिए जाते हैं, तो आप बोलोगे सर सब ऑर्बिट के लिए दिए जाते हैं। तो इसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके लिए दिए जाते हैं, ऑर्बिटल्स के लिए दिए जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि n=4 में कितने एज़ोमुथल क्वांटम नंबर हैं, n=4 में कितने एज़ोमुथल क्वांटम नंबर हैं, n=4 में कितने एज़ोमुथल क्वांटम नंबर हैं, 4। कितने, 4। कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं, वापस सुनो, n=4 में कितने एज़ोमुथल क्वांटम नंबर हैं, 4। गिन के बताऊं, ये रहा 0 1 2 3, हो गए 4। क्योंकि मैंने क्या कहा, यहां 0 को निल नहीं मानना है, 0 इज अ वैल्यू हियर, ठीक है। तो जितने सब ऑर्बिट होंगे एक ऑर्बिट में, जितने सब ऑर्बिट होंगे, जितने सब ऑर्बिट हैं उतने ही एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। देखो ये बहुत वेल क्लियर है, जितने एक ऑर्बिट में जितने सब ऑर्बिट होंगे, एक ऑर्बिट में जितने सब ऑर्बिट होंगे उतने ही उसके एज़ोमुथल क्वांटम नंबर होंगे। n=4 में 4 सब ऑर्बिट हैं, तो 4 एज़ोमुथल क्वांटम नंबर हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ऑर्बिटल के लिए होता है।
जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि जिस तरह से एक हॉस्टल है या होटल है, तो होटल के अंदर अपन क्या करते हैं, रूम्स को नंबर देते हैं। तो होटल के अंदर रूम देने का नंबर देने का भी एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। जैसे 210 रूम नंबर 210, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड फ्लोर पर 10th वाला रूम, तो ये एक तरह से क्वांटम नंबर हुआ। रूम नंबर 315 मतलब क्या हुआ, 315 मतलब थर्ड फ्लोर पर 15th नंबर का रूम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, 315 रूम नंबर। सुनो, अब ध्यान दो बेटा, अब यहां पर ये है कि हर ऑर्बिटल को एक फिक्स वैल्यू देते हैं। जैसे हॉस्टल के अंदर हम हर रूम को एक नाम दे देते हैं, हर रूम को एक नंबर दे देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ हर ऑर्बिटल को एक नंबर देंगे। तो ऑर्बिटल को जो नंबर देंगे उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहेंगे, ऑर्बिटल को जो नंबर देंगे उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहेंगे। सब ऑर्बिट को जो नंबर देंगे 0 1 2 3 ये जो दिए अपन ने, इसको क्या बोलेंगे, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। सब ऑर्बिट को जो नंबर देंगे वो है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। इसी तरह से इन ऑर्बिटल्स को जो नंबर देने वाले हैं, जो वैल्यू देने वाले हैं, इन ऑर्बिटल्स को जो नंबर देने वाले हैं, ठीक, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ में आया कि किसके लिए है, ऑर्बिटल्स के लिए। किसी ऑर्बिटल्स को जो नंबर देंगे उसको पहचानने के लिए, तो उसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहेंगे। अब मुझे बताओ कि ना फोर्थ ऑर्बिट की ही बात कर लेते हैं बेटा। फोर्थ ऑर्बिट में कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जितने ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल को एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देना है, हर ऑर्बिटल को एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देना है। तो बताओ n = 4 के लिए कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे, 16। तो बताओ n = 3 के लिए कितने होंगे, 9। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स फॉर गिवन ऑर्बिट इज n²। किसी ऑर्बिट में जितने ऑर्बिटल होंगे, किसी ऑर्बिट में, बेटा ध्यान से समझो, किसी ऑर्बिट में जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे। किसी हॉस्टल में जितने रूम होंगे उतने ही रूम नंबर होंगे। किसी हॉस्टल में जितने रूम होंगे उतने ही रूम नंबर होंगे। तो किसी ऑर्बिट में जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे। जैसे n = 2 में कितने ऑर्बिटल हैं, 4, तो 4 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गए। कौन से वो, एक मिनट बता रहा हूं, पहले कंसेप्ट क्लियर होने दो। तो बताओ n = 1 के अंदर n = 1 में कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 1। कौन से, रुको बाद में बता रहा हूं। n = 2 में 4 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएंगे, n = 3 में 9, n = 4 में 16, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। तो ये सब इक्वल हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी जितने ऑर्बिटल उतने ही ओरिएंटेशन और उतने ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जितने ऑर्बिटल्स उतने ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उतने ही ओरिएंटेशन। अब हम बात कर रहे हैं सब ऑर्बिट की। तो सब ऑर्बिट में कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे, जितने ऑर्बिटल होंगे, बात वापस वही आ गई। s में कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे, 1। p में कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे, 3। d में कितने होंगे, 5। f में कितने हो जाएंगे, 7। तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब ऑर्बिट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये इसलिए नहीं हटाया था, नंबर ऑफ m वैल्यूज, ठीक है। तो अब बताओ s, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी सब ऑर्बिट में, ध्यान से, ये मैंने हटाया इसीलिए नहीं है कि मेरे को इसमें भी यूज करना था। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो s में कितने, 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, p में कितने, 3, d में कितने, 5, f में कितने, 7।
तो ये कॉमन फॉर्मूला हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सब ऑर्बिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ m values for given suborbit is equals to number of orbitals in given suborbit is equals to number of orientation, यानी तीनों चीज हो जाएगी, स्पेस नहीं है, इसी तरह से ओरिएंटेशन भी आ जाएगा। खैर, तो अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सब ऑर्बिट कितने थे वो मैंने अभी आपको बताया, कितने थे बेटा 2l + 1। तो ये लिख सकता हूं मैं कि नंबर ऑफ m वैल्यूज फॉर सब ऑर्बिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब ऑर्बिट इक्वल्स टू 2l + 1, ये आएगा बेटा। तो s के लिए कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1, p के लिए कितने 3, d के लिए कितने 5, f के लिए कितने 7। अब क्वेश्चन ये है कि ये m की वैल्यू कौन सी, आपने कहा कि सर आपने l की वैल्यू तो बता दी 0 1 2 इस तरह से, तो यहाँ m की वैल्यूज क्या लेते हैं ध्यान दो, फिर कंफ्यूज मत करना बेटा। अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आप यूं की यूं समझते चलो, कंफ्यूज मत करो, ज्यादा मत सोचो। कोई पॉइंट ऐसे होते हैं जो बिना क्वेश्चन किए और बिना एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएंगे। क्वांटम नंबर बिल्कुल परफेक्टली क्लियर तभी होंगे जब हम इसके कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर स्टूडेंट बोलते हैं अब बिल्कुल समझ में आ गया, और समझ में आने के बाद इसका क्वेश्चन कहीं रॉन्ग नहीं होता है। तो m की वैल्यूज होती है ये -l डैश डैश 0 डैश डैश प्लस l। m की वैल्यूज जो होती है बेटा, m की वैल्यूज जो होती है वो होती है -l2 + l। कंफ्यूज मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो s की वैल्यू क्या है, s के लिए अब देखो l की वैल्यू 0 s के लिए, l की वैल्यू 1 p के लिए, l की वैल्यू 2 d के लिए, l की वैल्यू 3 f के लिए। ध्यान से समझा रहा हूं, -l से +l का मतलब। s में कितना ऑर्बिटल 1, p में कितने ऑर्बिटल 3, d में 5, f में 7। अब देखो यहां पर इसके डायमेंशन में बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूं, लेकिन ठीक है मेरा एक सीक्वेंस और मेरा एक पैटर्न है, उस हिसाब से चलता हूं। वो सीक्वेंस और पैटर्न इसीलिए डेवलप कर रखा है मैंने अपने हिसाब से, ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन कम से कम आए। जिस समय वो इतना मैच्योर हो जाता है कि उसको वो बात समझ में आ जाए, तो उस समय मैं वो बात समझा देता हूं। तो ये देखो px pz py, मैंने आपको बताया था इसको px z हमेशा सेंटर में लिखते हैं, px और ये y ये लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और इनके हम बाद में डिस्कस करेंगे, 100% करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी 2-3 क्लास का टाइम है। dz² क्या होता है, dx² y² क्या होता है, dxy क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे इसके लिए। पहले ये देखो, पहले जो पॉइंट चल रहा है हम उसको डिस्कस करें। अब ध्यान दो, अब l की वैल्यू p के लिए l की वैल्यू 1 है, p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो यहां पर -l से +l, यानी l की वैल्यू -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, p के लिए हो जाएगा -1 2 -1 2 +1, -1 से बढ़ते हुए +1 की तरफ जाओ, तो -1 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद क्या आएगा +1। तो p के लिए m की वैल्यूज क्या आ गई, -1 से +l तक, -1 से +l तक चलना है, यानी l की वैल्यू कितनी है देख लो 1, तो -1 0 +1। अच्छा कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल से समझो। d के लिए l की वैल्यू कितनी है, d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा -2 से कहां तक चलना है +2 तक। तो -2 से बढ़कर मेरे को -2 से तो स्टार्टिंग लेना है, और जब तक +2 नहीं आता है तब तक आगे बढ़ना है।
तो मैं स्टार्टिंग किससे लूंगा, -2 से, क्योंकि -l है, तो l की वैल्यू कितनी है 2, -2 के बाद क्या आएगा, -1, 0, +1, +2। समझ में आ गया? तो बताओ, अब आप खुद ही बताओ f के लिए क्या होगा, f के लिए क्या होगा, f कहां से स्टार्ट होगा, -3 से स्टार्ट होगा, कहां पर खत्म होगा, +3 पर। तो ये -3 से तो l -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये आया बेटा। अब ध्यान दो बेटा, अब s के लिए तो 0 के आगे प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं, +0 से -0 होगा ही नहीं, एक ही है, तो इसकी वैल्यू खाली 0 रहेगी। तो s के लिए m की वैल्यूज कितनी रहेगी, s के लिए m की वैल्यू एक ही रहेगी और वो रहेगी 0 बेटा। कितनी रहेगी वो, 0। तो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम अभी, ऐसे मत सोचा करो कैसे अभी क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले कंसेप्ट टॉपिक तो कंप्लीट होने दो। आपको मालूम है टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं हर टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के और कुछ मैं अपने बनाए हुए क्वेश्चन, कुछ रिफ्रेशर बुक के क्वेश्चन कराता ही हूँ, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आएगा। प्रेजेंट में रहो बेटा, जो चल रहा है उसको देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, p के लिए m की वैल्यू क्या होगी, -1, 0, +1। अब ध्यान रखना, अगर आपने px की वैल्यू -1 ली है तो pz की वैल्यू 0 और py की वैल्यू +1। लेकिन अगर आपने इसकी वैल्यू जो आपने मान लिया वही चलेगा, फिर अगर इसकी वैल्यू +1 मान ली है तो इसकी तो 0 ही रहने वाली है, ठीक है, लेकिन इसकी -1 हो जाएगी। यानी px की वैल्यू -1 भी ले सकते हो, +1 भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यूनिक, इसकी भी -1 ले ली तो इसकी भी -1 ले ली, गलत। ये इससे समझ में आ रहा है, देखो इसकी px की वैल्यू -1 भी ले सकते हो तो +1 ले लेते हो। अगर px की वैल्यू -1 लेनी है तो py की वैल्यू +1, और अगर आपने px की वैल्यू +1 ली है तो py की वैल्यू -1 लोगे। ध्यान दो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये चीजें काम आएगी। अभी तो कंसेप्ट क्लियर करना भी बाकी है। अब देख लो, अब ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद स्पिन क्वांटम नंबर, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, मैं ये इसलिए नहीं हटा रहा हूं कि वापस अपन इसको अभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर ये यहां लिख रहा हूं। स्पिन क्वांटम नंबर मैं पिछली क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है जब न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है और अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है। और जब वो एक्सिस पर रोटेट करता है तो वो रोटेशन दो तरह का होता है, उसका स्पिन दो तरह का होता है। उसका स्पिन एस दो तरह का होता है, और वो दो तरह का स्पिन कौन सा है, क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। जैसे फैन अपने एक्सिस पर स्पिन करता है, रोटेट करता है, और जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, तो क्लॉकवाइज स्पिन की वैल्यू तो हम हाफ देते हैं, ध्यान रखना स्पिन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हाफ। अब इस पे फिर ये स्पिन दो टाइप की है, तो इसको फिर हम हाफ लिखने से हमको ये मालूम नहीं पड़ता है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आपसे कोई पूछे तो क्या लोगे, हाफ। अब हाफ लिखने से हमको ये मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। हाफ लिख दिया, स्पिन की वैल्यू कितनी, हाफ, लेकिन इस हाफ से हमको ये नहीं मालूम पड़ता है कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लगा देते हैं प्लस साइन, और अगर जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम लगा देते हैं माइनस साइन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा हो तो हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पिन का वैल्यू +12 है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा हो तो हम क्या बोलते हैं, इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, -12। तो आपसे कोई पूछे कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, हाफ।
फिर लिखोगे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, तो ये प्लस किसको बता रहा है, ये प्लस बता रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन को। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का भी स्पिन हाफ है, आगे माइनस लगा दिया, ये माइनस किसको बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को। ये माइनस किसको बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को। तो ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ। इज इट क्लियर? तो एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बता रखा है। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है बेटा वो ये वाला होता है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से, तो ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से लिखा हुआ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है। और एक ऑर्बिटल में जो एक ऑर्बिटल होता है, ये एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम उस केस में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्लस हाफ और माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक क्लॉकवाइज रोटेशन है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट करते हैं। खैर, अब ये तो मैंने अभी आपको केवल अभी और कंसेप्ट बाकी है बेटा क्वांटम नंबर के। अभी क्वांटम नंबर कंप्लीट नहीं हुए, अभी तो खाली क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन किए हैं और नंबर का रिलेशन बताया है। तो अब मैं इसी को ही, अब इसी वीडियो को मैं कंटिन्यूस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहा हूं। क्वांटम नंबर कंप्लीट नहीं हुए, इसका कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मैं यहीं का ही बोर्ड छोड़ रहा हूं, इसी बोर्ड को वापस रिपीट करूंगा मैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हमको नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर का कंसेप्ट और क्वेश्चन करने हैं ताकि आप क्वांटम नंबर पे कॉन्फिडेंट हो जाओ। ओके, थैंक यू।